अब यहाँ पे आना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर मेरे को उसको पढ़ाने में हो सकता है अगली क्लास में वो खत्म भी हो जाए। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। कोशिश करेंगे सर। हाँ, अगर पढ़ के आएंगे तो ही पूरा होगा, नहीं तो नहीं पूरा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। चलिए, तो सर आज का जो हमारा लीगल जीके का लॉ का जो टॉपिक है उसमें हमने चुना है जुनाइल जस्टिस एक्ट। तो सर ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यूएन कन्वेंशन पे। जो यूएन कन्वेंशन है उसमें जो कि 11 दिसंबर 1992 उस समय हमने उसको रेक्टिफाई किया था, अप्रूव किया था। जो कन्वेंशन हुई थी राइट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के राइट के ऊपर एक कन्वेंशन हुई थी जिसको कि हमने 1992 को रेक्टिफाई किया था। मेरी आवाज आ रही है शुभम? यस सर। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, सर। ठीक है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों को लेकर स्पेशल प्रावधान भी किए, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट में और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो सर उसमें आर्टिकल 15 है, उसका सब क्लोज 3 जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ चिल्ड्रन की। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39E और F, जबकि 45 और 47 जो बच्चों के न्यूट्रिशन की, उनकी एजुकेशन की और उनकी इंप्रूवमेंट की, बच्चों की, उसकी बातें करते हैं ये तीनों सेक्शन आर्टिकल। तो उसके बाद सबसे पहले जुनाइल जस्टिस वाला एक्ट 2000 में आया। पहले कैमरा पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करिए। आदित्य जी, शुभम जी का कैमरा एक्टिवेट नहीं हो रहा, क्या बात है? और खान जी आप भी अपना कैमरा ऑन करिए। मोहम्मद जी पॉसिबल हो सके तो आप भी करिए। तो सर पहला एक्ट 2000 में आया, जुनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में आया, ठीक है यहां तक। पर क्या आप बता सकते हैं कि बच्चों के लिए पहले ट्रायल की क्या व्यवस्था थी? अदिति। सर शायद वो, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद वो कोई कॉमन लॉ के अंडर ही ट्रायल होते थे। टीआरपीसी में एक व्यवस्था थी, शुभम कुछ याद आ रहा है बेटा? सीजीएम सर, सीजीएम के पास पहले लेके जाते थे, अभी उसको हटा करके रिप्लेस करके सीधे बोर्ड के पास जाना है आपको। उसका पर्टिकुलर एक बना दिया सर। सारा मैन टू मैन नहीं बोलना है, पहले हैंड रेज करना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ऐसे तो फिर डिस्कस हो जाएगी। पहले सेक्शन 27 सीआरपीसी उसमें ये कहा अगर कोई जुनाइल है तो उसका ट्रायल सीजीएम के पास, या अगर कोई चिल्ड्रन कोर्ट है तो वहां पे किया जाएगा, ठीक है। अब बाद में फिर हमारा जुनाइल जस्टिस एक्ट बना 2000 में, फिर आगे चल के वो अमेंड हुआ और 2015 में, ये हम बोलना चाहते हैं। तो सर ये इसकी पृष्ठभूमि है। और इसके बाद जहां तक हम इस एक्ट की बात करें, शुभम आपकी पिक्चर क्यों नहीं आ रही शुभम? सर मैंने तो ऑन किया है सर कैमरा, पता नहीं सर, आप तभी भी बोले तभी मेरा तो कैमरा मुझे दिख रहा है, आपका भी दिख रहा है। पर आपकी मूवमेंट नहीं हो रही आपकी कैमरे की। सर हम तो प्रॉपर सर ऑन किए हैं। कोई बात नहीं, आदित्य की मूवमेंट हो रही है, ये मैं बोल रहा हूं। तो टोटल बड़ा भी एक्ट है बेटा ये, और इसमें
10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है और सेक्शन कुल मिला के इसमें 112 सेक्शन है, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद जहां तक इसके लागू होने की बात है तो ये पूरे इंडिया में लागू है। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन था वो 31/10/2019 को खत्म कर दिया कि भाई जम्मू कश्मीर को छोड़कर अब इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जहां पे जुनाइल जस्टिस एक्ट लागू होता है। उसके बाद इस एक्ट का एनफोर्समेंट कब है, तो ये एक्ट एनफोर्स हुआ 15 जनवरी 2016 को। तो ये मैं लाइन लिखवा रहा हूं जो पेपर में आ सकती है अदिति जी, ये मैं बोलना चाहता हूं कि भाई कहां पे लागू है, जम्मू कश्मीर पे कब हुआ, एनफोर्समेंट डेट कब है, इससे पहले एक्ट कौन सा था और उससे पहले क्या व्यवस्था थी। यहां तक ठीक है खान जी? जी सर। उसके बाद फिर हम बात करें इस एक्ट की। तो सर सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये एक्ट किस पे बना है, मतलब इसमें स्टेक होल्डर कौन। तो बेटा ये बच्चों के ऊपर बना है और इसमें 2 व्यक्ति स्टेक होल्डर है। कौन कौन? एक है वो बच्चा जो अपराध करता है और एक है वो बच्चा जिसके विरुद्ध अपराध होता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जो बच्चा, पहले तो इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई 12 नंबर पे, डेफिनेशन क्लोजर 2 उसका 12। तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन, चाइल्ड की डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि वो व्यक्ति, पर्सन में क्या शामिल होता है खान? जी सर। पर्सन में मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। तो वो व्यक्ति जिसकी 18 साल पूरी ना हुई हो उम्र। उसके बाद 2 पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बार बार, एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वो 13 नंबर पे है और एक है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये 2 वर्ड का हमने जिक्र किया। तो सर आप पाएंगे बेरेक्ट सबके पास है खान? है सर, है मेरे पास है मेरा। आदित्य? सर ऑनलाइन है पीडीएफ। शुभम? सर ऑनलाइन है, मेरे पास भी है। ठीक है, मोहम्मद जी सहायक? यस सर है। तो सर आदित्य, तो बेटा सेक्शन 89 में ये लिखा है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब है वो व्यक्ति, वो बच्चा जो अपराध करता है। ठीक है, ये सेक्शन 89 में लिखा हुआ है। अब आ जाओ डेफिनेशन क्लोज। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का इन्होंने मतलब बताया है कि वो बच्चा जिसके ऊपर कोई अपराध कमिट करने का कहा गया है कि भाई इसने कोई अपराध कमिट किया है और जिसने 18 साल अभी पूरी ना करी है। Child in conflict with law means the person who has committed an offense and he has not completed the age of 18 years. Accused, child accused for commit an offense, ये आपका डेफिनेशन क्लोज 2(13) में लिखा, रीड विद सेक्शन 89, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है संदीप? उसके बाद सेक्शन रिपीट कर देंगे, थोड़ी वॉइस आपकी आ नहीं रही थी। सेक्शन 89 और एक तो ये आपका डेफिनेशन 2 का 13 नंबर पे डेफिनेशन है बेटा, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसको हम पढ़ेंगे
सेक्शन 89 के साथ, जहां पे ओके सर। अगर कोई बच्चा ऑफेंस कमिट करता है तो हम उसको चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं, वो कंसिडर किया जाता है, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक सहायक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने बोला चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये हमने बोला। ये सेक्शन डेफिनेशन सेक्शन 2 के 14 में लिखा हुआ है। तो सर मोटा मोटी ये विक्टिम की बात करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी केस में किसी भी अपराध में से पीड़ित है, चाहे वो नेचुरल क्लैमिटी से की वजह से पीड़ित हो गया हो, चाहे माँ बाप ने छोड़ दिया हो, चाहे उसके खिलाफ कोई अपराध किए गए हो, वे सारे बच्चे जो किसी न किसी तरीके से नेचर से या किसी व्यक्ति के अपराध से पीड़ित है, जिनको की किस चीज की जरूरत है अदिति? इसको प्रोटेक्शन की केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये इसमें कहा गया है। अब ये तो हमने ये बोला कि ये एक्ट का कंसर्न किससे है। अब हम बात करेंगे कि उनके लिए हमारी पार्लियामेंट ने क्या व्यवस्था बनाई, उनके लिए हमारी कोर्ट ने पार्लियामेंट ने क्या व्यवस्था बनाई। तो क्या व्यवस्था बनाई? तो उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई, एक हमने बनाया जुनाइल जस्टिस बोर्ड, क्या कहते हैं इसको? जे बोर्ड। किशोर न्याय बोर्ड। एक बनाया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, CWC, ठीक है। एक बनाया चिल्ड्रन कोर्ट, ठीक है यहां तक। तो ये प्राइमरी लेवल पे हमने ये व्यवस्था बनाई, और एक बनाया चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ये 4 व्यवस्था हमने बनाई, ठीक है। और अगर ये कोई ऑर्डर करे उसमें आप पीड़ित हो, कोई ऐसा ऑर्डर करे शुभम जो आपको पसंद ना हो, आपके खिलाफ हो, तो जो ऑर्डर आपके पसंद वाला ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं शुभम? सर यूनाइटेड जस्टिस बोर्ड में हमने कहा अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई ऑर्डर करा है तो आप उसके खिलाफ कहाँ जाते हो? सर ट्रायल कोर्ट ने कहा अगर वो पर्टिकुलर जुनाइल का है तो जुनाइल में जाएंगे ना सर। नहीं, जुनाइल ने कोई ऑर्डर करा और उससे आप एग्रीड हो तो आप उसका क्या रेमेडी लोगे? उसके रेमेडी के बाद सर जो हमको रेमेडी होगी कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त, तो उसके हायर कोर्ट के पास हम जाएंगे सर, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, या उससे हाँ, अगर कोई ऑर्डर किया जाएगा जिससे आप एग्रीड हो तो हम उसके अगेंस्ट में हायर कोर्ट में अपील में जाएंगे। तो एक व्यवस्था यहां अपील की करी गई, और जिन केसों में अपील फाइल नहीं कर सकते उसमें क्या व्यवस्था होती है खान जी? अदिति? सर रिवीजन होता है कभी कभी अगर अपील नहीं होता है। वेरी गुड। कभी कभी नहीं, जहां अपील नहीं होती वहां रिवीजन होता है, ठीक है। सर तो अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट भी रिवीजन ही होती है। हाँ, तो सर आदित्य जी बहुत अच्छा बताया आपने। अब हमने शुभम जी ये समझा कि पार्लियामेंट ने बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून बनाया जिसको हम जुनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट बोलते हैं। इसमें वो बच्चे शामिल है जिन्होंने अपराध किया, और इसमें वो बच्चे भी शामिल है जो अपराध से इफेक्टेड है। अब इसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई, वो कि बच्चों के अगर कोई अपराधी है तो उसका ट्रायल किया जाएगा
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में या चिल्ड्रन कोर्ट में। और अगर किसी बच्चे को नीड और केयर की आवश्यकता है, प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमने CWC और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन वो बनाए। अब अगर हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इनके ऑर्डर के खिलाफ हमें कहीं एग्रीड है, तो उसके लिए हमने एक अपील की व्यवस्था करी, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, और एक रिवीजन की व्यवस्था करी जहां पे अपील फाइल नहीं होती है। ये मैं मोटा मोटी आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अब इसमें एक व्यवस्था और बच गई, एक व्यवस्था और बच गई। क्या बच गई वो? कैमरा ऑन करो जिससे पॉसिबल है, जिससे पॉसिबल है कैमरा ऑन करो। तो सर एक व्यवस्था और बची कि यहां पर ये अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में बच्चे को गोद लेना एक रिलीजियस सेरेमनी है, जिसमें हम हिंदू को गोद ले सकता है। ठीक है, मुसलमान में अडॉप्शन का प्रोसीजर नहीं है, वहां अडॉप्शन का कंसेप्ट नहीं चलता। वहां पे एक उसी का ही सिमिलर कंसेप्ट एक्नॉलेजमेंट चलता है। परंतु जहां तक हम इस एक्ट की बात करें तो यहां पर एक व्यवस्था हमारी पार्लियामेंट ने और रखी, वो व्यवस्था थी अडॉप्शन की। पर ये अडॉप्शन किसी धर्म विशेष का नहीं था, किसी धर्म विशेष, ना तो एंटाइटल था कोई बंदा धर्म विशेष का, और ना ही किसी बच्चे के लिए कोई राइडर लगाया हुआ। क्या बोलना चाहता हूं आदित्य जी? मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई भी 3 प्रकार के बच्चे, कैसे? ऑर्फिन, अबेंडन और सरेंडर, अगर ये 3 प्रकार के बच्चे कहीं पाए जाते हैं, मिलते हैं, इनका कोई माँ बाप होगा आदित्य देखभाल करने वाला? नहीं सर। अगर देखभाल करने वाला होता तो इनको हम बोलते ही नहीं, ऑर्फिन बोलते ही नहीं। ऑर्फिन अनाथ जिसके माँ बाप ना हो, अबेंडेंड या सरेंडर है सही, पर उन्होंने त्याग दिया, गिव अप कर दिया। तो ऐसे बच्चों को अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति अपनाना चाहे, लेना चाहे, तो वो इनको ले सकता है। तो यहां पे इस एक्ट में किन बच्चों का जिक्र नहीं किया? उन बच्चों का जिक्र नहीं किया जिनके की माँ बाप होते हैं और वो उनको अपने पास रखते हैं, उनका जिक्र नहीं किया। यहां पे उनका जिक्र किया जिनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं और जिनको छोड़ दिया गया है, बेसहारा छोड़ दिया गया है, उन बच्चों का इन्होंने यहाँ पे अडॉप्शन का जिक्र किया। अब उसके लिए यहाँ पे दो व्यवस्था करी गई, क्या 2 या 3 व्यवस्था करी गई। सबसे बड़ी व्यवस्था करी गई कारा। कारा क्या है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये सेंटर की एक अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ये संदीप, रिचा। ठीक है, और एक स्टेट की सारा स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या करेंगी बेटा? ये अडॉप्शन के मामले में सिस्टम को डेवलप करेगी कि अगर बच्चा गोद लेना हो तो उसके क्या नियम, कानून और कायदे हैं। अब उसके लिए फिर इन्होंने एक स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी, इसका प्रावधान रखा। ये क्या है मोटा मोटी? ये मोटा मोटी अनाथालय है। सेक्शन 65 में
स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। कुछ बोलना चाह रहे अदिति? हाँ, तो मोटा मोटी ये अनाथालय है, ठीक है। और एक चीज इन्होंने और रखी, पहले तो बेटा वो कोर्ट होता था, अब ये पावर बदलकर अमेंडमेंट में बदलकर पावर एक व्यवस्था रख दी डीएम की। अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा शुभम। सर अडॉप्शन का जो सेक्शन बताया सर किसमें है सर? अभी मैं निशान लगवाऊंगा, 1 मिनट। 65 बोला मैंने अनाथालय समझाने के लिए। कंफ्यूजन में भी 56 है, शायद में भी कंफ्यूज हम भी हैं सर, थोड़ा सा क्लियर। क्या एडॉप्शन का जो सेक्शन है शायद आई थिंक 56 है सर। मैंने बोला कि जो अनाथालय है ना, वो स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी 65, ये मैंने बोला है शुभम। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं एडॉप्शन पे ही बात कर रहा था, बस केवल एडॉप्शन केवल डिफिनेशन क्लॉज कहाँ पे, तो मैं 56 पे शायद आई थिंक एक्सप्लेन किया गया है। 58 से शुरू है चैप्टर, ये सॉरी 56 से शुरू है ये चैप्टर। सेक्शन 56 से शुरू है, पर मैं अभी सेक्शन नहीं बता रहा। ठीक सर। मैं आपको इस पूरे ओवरऑल कंसेप्ट की कुछ आपकी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। अभी मैंने अडॉप्शन में आपको अथॉरिटी बताई, कारा, सारा और स्पेशलाइज अडॉप्शन अथॉरिटी, जिसको हम अनाथालय भी बोल सकते हैं बेटा। और एक हमने बताया पहले कोर्ट, जो कि अब वहां पे रिप्लेस करके डीएम वर्ड कर दिया गया। क्या मतलब हुआ अब इसका? कि अगर आपको सहायक कोई बच्चा गोद लेना पड़े तो पहले हम अनाथालय जाएंगे। वहां पर कौन कौन से बच्चे मिलेंगे अदिति? ऑर्फन, अबेंडेंड एंड और एक था सरेंडर्ड चाइल्ड। तो वहां ऐसे बच्चे मिलेंगे। अब वहां पहले हम अप्लाई करेंगे। वो एप्लीकेशन फिर पहले कोर्ट में जाती थी, अब वो डीएम के पास जाती है। जी सर, क्योंकि इस समय डीएम उसका मालिक बनाया गया है संरक्षण करने के लिए, देख रेख के लिए। वो तो बाद में करना एक्सप्लेन, अभी तो मेरे को ही सुनो। तो सर फिर उसके बाद डीएम उसको एग्जामिन करेगा, एप्लीकेशन को गवाही लेगा, देखेगा, सुटेबिलिटी देखेगा, और फाइनली वो इंक्वायरी करके ऑर्डर करेगा कि बच्चा अडॉप्शन में देना चाहिए जिस बंदे ने अप्लाई किया, या नहीं देना चाहिए। वो जाके फिर जो है, जब वो फाइनल डिसाइड कर देगा, तब जाके वहां अनाथालय से वो बच्चा लिया जाएगा। ये इसका मोटा मोटा प्रावधान है। हाँ, एक लाइन और पकड़नी पड़ेगी मेरे को कि ये अडॉप्शन एजेंसी को या कारा अथॉरिटी को देने पड़ती है। सॉरी, कारा जो अथॉरिटी है ना, सेंट्रल अडॉप्शन अथॉरिटी, वहां पे बेटा मोटी फीस होती है इसकी। मोटी फीस वहां जमा करानी पड़ती है सरकार में, वहां जो अथॉरिटी है हमारी, और वहां आपके पास काफी टाइम के बाद आपका नंबर आता है कि आप अडॉप्शन ले सकते। ऐसा नहीं गैर अप्लाई किया कल मिल गया। और पहले वो आपको प्रपोज बच्चे को बताते हैं, भाई ये बच्चा है, आप ले लो इसको। अगर आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो तो दोबारा फिर आपकी दोबारा से सीक्वेंस शुरू हो जाएगी, दोबारा से आप मतलब भीड़ लाइन में लग जाओगे। या तो सीक्वेंस में जो नंबर आ रहा है आप उसको सिलेक्ट करते हो, नहीं तो फिर दोबारा से शुरू से चेंज शुरू होती है आपकी। ये मैं बोलना चाहता, ठीक है। तो अभी हमने अदिति, अगर कंक्लूजन करें तो हमने जुनाइल जस्टिस बोर्ड, उसके बाद जो है CWC, फिर उसके बाद चिल्ड्रन कोर्ट, फिर उसके बाद जो है आपका अपील में जो है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, फिर उसका रिवीजन में हाई कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका
कारा, फिर स्पेशलाइज अथॉरिटी, स्पेशलाइज अडॉप्शन अथॉरिटी, फिर उसके बाद जो है आपको डीएम अडॉप्शन के केस में। इन सब की बातें, ये सारी अथॉरिटी बोल रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये काम करती है जे एक्ट में, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें एक पॉइंट और बच गया। वो क्या है? वो है बच्चों के प्रति किए गए अपराध। तो उसमें क्या क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि क्या बच्चों की हम आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं? रिचा जी, सर गुड आफ्टरनून। सर बच्चों की आइडेंटिटी को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं? सर कहाँ पे, मतलब सर मीडिया के सामने या जेल के अंदर? कहीं भी। तो सर उस केस में हम नहीं बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो भी एक प्रकार का ऑफेंस है। ठीक है। क्या बच्चों के साथ हम कोई क्रूरल्टी कर सकते हैं? नहीं, वो भी अपराध बताया गया है। क्या अडॉप्शन गलत तरीके से हम ले सकते हैं? नहीं, वो भी हमें जो सीक्वेंस बताई है, जो नियम कानून कायदे बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे। अदिति, आप जो है कानून की वायलेशन नहीं कर सकते, करेंगे तो आपको 3 साल की सजा का प्रावधान बताया गया है। उसके बाद क्या बच्चों को हम ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर सकते हैं या करवा सकते हैं? नहीं। उसके बाद क्या बच्चों को हम कॉर्पोरल पनिशमेंट दे सकते हैं? क्या होता है कॉर्पोरल पनिशमेंट, शुभम? सर जैसे उनको मानसिक प्रताड़ना वगैरह, मारपीट या कुछ ऐसे जोर जबरदस्ती में कराना सर उनको। हाँ, मानसिक प्रताड़ना नहीं, शारीरिक प्रताड़ना। मतलब वही सर कि उनको कुछ काम जबरदस्ती ना किए तो मारना उसको। एक्सपीरियंस कम करो सर। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट में मोटे तौर पर अगर उसने कोई अपराध करा या हम उसको सुधारना चाहते हैं तो शारीरिक यातना वो कॉर्पोरल पनिशमेंट में आता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे का अबडक्शन या किडनैपिंग, तो ये कहीं किसी और एक्ट में भी लिखा हुआ है अदिति? सर किडनैपिंग आईपीसी। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए तो हमें आईपीसी देखना पड़ेगा भाई। अगर किसी बच्चे का किडनैपिंग वगैरह होता है तो वहां देखना पड़ेगा। और अगर किसी बच्चा कोई डिसेबल है, किसी डिसेबल बच्चे के साथ आप कोई अपराध करते हो तो सजा कॉमन सेंस से बताइए खान जी कि कितनी मिलनी चाहिए? खान जी बताइए, आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज आवाज आवाज। सर माइक ऑन करो। सॉरी सर, नेटवर्क इशू है ना, तो थोड़ी आपकी भी वॉइस कम आ रही थी। क्या अगर क्वेश्चन था आपका? अगर कोई बच्चे के साथ अपराध किया जाता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर वो बच्चा डिसेबल है, अपंग है, सुनता कम है, तो अगर उसके साथ कोई अपराध किया जाए तो सजा बढ़ेगी या घटेगी? और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? सर मैक्सिमम 10 साल होनी चाहिए, क्योंकि जब क्रुएलिटी पे सर 3 साल और 5 लाख रुपए का जुर्माना है, तो मे भी 10 साल के आसपास ही होनी चाहिए, या 5 साल। चलिए, तो सर संदीप बोलो। सर डबल मिलेगी उसमें सजा डिसेबल्ड पर्सन में। रुको रुको रुको, हम समझाना चाहते हैं खान जी। डिसेबल जी मतलब डी, और डी डबल, डिसेबल में डबल, डिसेबल में डबल। ओके। ठीक है। हाँ, तो सर अब उसके बाद अब एक पॉइंट और पकड़ना है, और वो है अपराध। सर कहीं पे भी अपराधों को कैटेगराइज नहीं किया गया किसी भी कानून में, पर
जुनाइल जस्टिस एक्ट में अपराधों को कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है? 3 भाग में कैटेगराइज करा हुआ है कि अगर कोई चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वो अपराध करता है, किस प्रकार का? पेटी ऑफेंस। किस प्रकार का? सीरियस ऑफेंस। किस प्रकार का? हीनियस ऑफेंस। तो ये 3 प्रकार यहां बताई गई। ठीक है सहायक? पहला पेटी ऑफेंस। तो पेटी ऑफेंस में क्या आएगा संदीप? सर पेटी ऑफेंस में जिसकी सजा 3 साल से या 2 साल से कम हो, पनिशमेंट 2 साल से या कम। क्या होता है? तो में या यू कुछ नहीं होता। हाँ, तो सर पेटी ऑफेंस जिसमें 3 साल से कम की सजा हो। आपने 2 लाइन बोल दी, 3 से कम हो या 2 से कम हो, फिर 3 की वैल्यू क्या रही भाई? तो सर यस सर। उसके बाद सीरियस ऑफेंस, उसमें क्या आएगा सहायक? सर हॉट ग्रेवियस हॉट, ये सब। इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया, इसमें तो पनिशमेंट की कैटेगरी कर दी। अदिति बोलो। सर 3 से 7 साल के अंदर। हाँ, सीरियस ऑफेंस में वो पनिशमेंट जो पनिशमेंट बिटवीन 3 to 7 है। ठीक है, सर चेंज कर दिया सर, 3 to 10 हो गया सर। होना तो नहीं चाहिए भाई। सर न्यू जो आए मतलब भारतीय न्याय संहिता के अनुसार सर, उसमें जो 7 साल की पहले था उसको 10 साल तक की कर दी गई है सर। जेजे एक्ट में जेजे का तो मुझे नहीं पता सर, इसका जेजे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आईपीसी से तो गवर्न हो रहा है जीजे सर, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं पनिशमेंट डिफाइन करेंगे तो आईपीसी के अकॉर्डिंग ही तो डिफाइन करेंगे। भाई हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं जेजे स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट जो है जनरल एक्ट पे प्रिवेल करता है भाई शुभम जी। ओके सर। सर में भी मुझे लगा ये, बाकी तो पता था कि 7। पता नहीं, प्रूफ दिखाओ मेरे को। सर ये वोमेन से रिगार्डिंग बात कर रहा है जो उसमें भाई। सर संदीप रुको, मैं उसको ही रोक रहा हूँ, फिर आप बोल रहे हो। अपनी ओपिनियन नहीं बतानी यहाँ पे, ओपिनियन नहीं बतानी। आपने मेरे को यहाँ सुनने आया है, जो मैं क्वेश्चन पूछू उसका यस या नो में आंसर करो सर। ठीक है शुभम? यस सर, नोटेड सर। हाँ, क्योंकि जितना आप मेरे को ओपिनियन बताओगे उतना डिस्कस बढ़ जाएगा, डिस्कस बढ़ जाएगा तो तुम्हारा टाइम खराब होएगा। तो सर पहला है पेटी ऑफेंस जो कि 3 साल से कम है। दूसरा है सीरियस जो कि बिटवीन 3 to 7 है। मोहित जी कैमरा ऑन करो, ऐसे बीच में लिखो मत, या तो हैंड रेज करो या कैमरा ऑन करो। चलिए सर। और तीसरा है बेटा हीनियस ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा की दी गई है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे डेफिनेशन क्लोज में अदिति कि सीरियस ऑफेंस में इन्होंने दूसरी कैटेगरी और दे दी। देखा आपने नेट पे? 3 to 7 मिल गया आदित्य। हाँ सर। फिर उसमें सेकंड कैटेगरी है मिला इसमें? पेटी ऑफेंस मिला है सर। उसके पेटी नहीं, लिसन, अभी मैं लिखवाऊंगा। जो पेटी है वो से डेफिनेशन क्लोज के 3 में है, 33 नंबर पे। जहां तक सीरियस की बात है वो आपके 45 में। सर 33 में हीनियस है। 33 में हीनियस है बेटा, 33 में हीनियस है, 45 में पेटी है और 54 में सीरियस है। तो 54 में देखिए, अब 54 में देखिए बेटा 2 कैटेगरीज दी गई है। ए नंबर पे क्या लिखा हुआ है? बिटवीन 3 to 7,
और जो बी नंबर है ना, इस पे इसके ऊपर एक केस लो लिखो शुभम, अदिति, जो बी नंबर है ना बी, उसके ऊपर एक केस लो लिखो। सर एक मिनट फिर से सेक्शन बता दीजिए। 45 बोला है आपने? अभी निशान लगवाऊंगा, पहले लिखो बेटा खान, ओके सर, ओके। लिखो। हाँ, डेफिनेशन क्लोज 2 का सब क्लोज 54 सीरियस ऑफेंस का बी पार्ट। अब इसका केस लो, शिल्पा मित्तल वर्सेस एनसीटी दिल्ली। क्या मतलब हुआ सहायक इसका, कि शिल्पा मित्तल वर्सेस एनसीटी दिल्ली, इस केस लो में जो ये बी वाली लाइन है ना अदिति, वो इस केस लो में आई थी। पहले तो एक ही लाइन थी ए वाली। क्या मतलब हुआ, पैटी 3 से नीचे, हीनियस 7 से ऊपर, सीरियस बिटवीन 3 to 7, दैट्स इट। परंतु शिल्पा मित्तल के केस में ये जो 54 का बी है ना, ये फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी। अब होमवर्क क्या है शुभम, होमवर्क ये है कि आपको शिल्पा मित्तल वाला केस समझ के आना है, पढ़ के आना है, जब हमारी अगली क्लास हो। ये मैं बोलना चाहता हूँ। सर वो एक्ट में लिखा नहीं है, मतलब मे बी मेरे पास अपडेटेड नहीं होगा, मैं नेट से देखी नहीं, एक्ट में नहीं लिखा बेटा, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, हूँ। वो तो मैं बोल रहा हूँ ना। पहले एक्ट में नहीं, मैंने आपको बोला बेटा पहले वो एक्ट में नहीं था, पर केस लो आया शिल्पा मित्तल वर्सेस एनसीटी दिल्ली, उसमें एक फाइंडिंग आई, जो फाइंडिंग आई उसको हमने 54 के बी नंबर पे डाल दिया। जब तो मैंने बोला उस एक्ट को पढ़ के आना, उस केस लो को पढ़ के आना। उस केस लो को पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आएगी, ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। ठीक है, चलिए शुभम, शुभम जी, जी सर, जी सर। कुछ थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है बेटा। पढ़ रहा है सर, वो तीनों देख रहा था मैं, फर्स्ट में 7 ईयर तक, सेकंड में 3rd ईयर, और वो पनिशमेंट देख रहा था, फिर थर्ड में 7 ईयर तक दिया, मे बी 3 to 7 ईयर, वही देख रहा था जो आप 54 बता रहे थे उसी का। नहीं, मैं बोल रहा हूं अभी तक जितना हमने समझाने की कोशिश करी कि भाई पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट में बेसिकली मोटे तौर पर है क्या। तो हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि ये एक्ट 2 पॉइंट पे बना है, एक कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, और एक चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन। फिर 3 प्रकार के अपराध बताए, पैटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस। फिर उसके बाद अथॉरिटी बताई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड CWC ये बताई, और फिर उसमें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बताया, चिल्ड्रन कोर्ट बताया। फिर उसके बाद इनकी अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट बताई। फिर उसके बाद अडॉप्शन में कारा बताया, सारा बताया, स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी बताया, और फिर उसमें DM बताया। सर ये एक वर्ड बार, में सर एक बार मैं ये वर्ड पूछना चाहता हूँ कि क्या ये वर्ड आपने अभी मेरे से सुने हैं? तो थोड़ा थोड़ा कुछ ये वर्ड पकड़ में आ रहे हैं? वर्ड पूछ रहा हूँ सिर्फ मैं, अभी अभी कंटेंट तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी आपको। आ रहा है सर। हाँ, क्या सर कहते एक हैं बार, शुभम? सर एक बार ये जो आपने एनसीटी का केस रिपीट किया, इसका मतलब किया है आप, इसलिए इसका थोड़ा सा AIR बता देते सर तो बेस्ट होता। मिल जाएगा सर, नेट पे मिल जाएगा। लैंडमार्क जजमेंट है सर, लैंडमार्क जजमेंट है, जब तो इसमें अमेंड किया गया ना। ठीक है। सर लैंडमार्क जजमेंट है, जब तो एक्ट में अमेंड किया गया है ना सर। जी सर। और अगर ना भी आए तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, तब मैं देखूंगा, मैं व्हाट्सएप वगैरह कर दूंगा निकाल के। ठीक है, नहीं तो शिल्पा मित्तल वर्सेस एनसीटी दिल्ली, अभी 4-5 साल पहले का आई थिंक मेरे ख्याल में। ठीक, और बाकी नंबर का तो आपको पता ही है मेरे नंबर का, तो अगर उस पर व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं 9868829874। सायक जी अभी डाल रहे हैं।
तो सर उसके बाद अब इसमें कोई चीज ऐसी नहीं बची जो आपको इसके सिस्टम को नहीं जानने में ना पता हो। मतलब ये तो आपको पता होना चाहिए जितना मैंने मिनिमम बताया। ये मैंने आपको मिनिमम चीजें बताई है, ये आपको इनके बारे में 100% पता होना चाहिए अगर इस एक्ट को पकड़ना है तो। ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, अब हमने अगर हम चैप्टर वाइज देखें अदिति, तो हमने डेफिनेशन क्लोज का देखा, फिर उसमें जुनाइल जस्टिस बोर्ड का देखा चैप्टर 3। उसके बाद फिर जुनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रोसीजर के बारे में बोला, अभी बोला नहीं, बताएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 5 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसका वर्ड मैंने बोला आपका, उनका काम क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये अभी मैंने नहीं बताया, बताएंगे अभी। फिर उसके बाद CWC काम कैसे करती है, वो अगला चैप्टर है। फिर उसके बाद बेटा अगला है रिहैबिलिटेशन, तो हमने बोला चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन NGO, तो वो इसमें लिखे गए हैं शुभम, ओपन शेल्टर, फोस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप, स्पेशल होम, ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रन होम, फिट फैकल्टी एंड फिट पर्सन, दीज आर कॉल्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अडोप्शन का बताया आपको कि किन बच्चों का अडोप्शन हो सकता है अदिति। सर ऑर्फन, अबेंडन्ड एंड सरेंडर्ड चाइल्ड। अच्छा, और खान जी आप बताइए, क्या मुसलमान बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है? नो सर, ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं मुस्लिम लॉ में और कहीं पे भी कि मुस्लिम पर अडॉप्ट कर सकते हैं। पर जुनाइल जस्टिस एक्ट में वो कर सकता है। शबनम हाशमी, वो डिजायर पे आ जाता है ना, इसलिए शायद हो सकता है। शबनम हाशमी केस लो लिखिए, शबनम हाशमी, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, तो सर इस केस लो में ये चैलेंज किया गया कि मुसलमान को बच्चे अडॉप्शन करने का फंडामेंटल राइट दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम फंडामेंटल राइट नहीं कर सकते डिक्लेयर। हाँ, अगर कोई भी मुसलमान है और वो बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वो जुनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को गोद ले सकता है, क्योंकि जुनाइल जस्टिस एक्ट कोई रिलीजन बेस्ड एक्ट नहीं है, ये एक सेकुलर लॉ है। अब ठीक है शुभम, अदिति ये ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद फिर बेटा हमने ऑफेंस वाला देखा, तो मैंने कुछ ऑफेंस का जिक्र किया वहां पे। ठीक है, फिर उसका ट्रायल का देखा, तो ट्रायल में क्या होगा, जो पैटी ऑफेंस है 3 साल से कम, भाई वो बेलेबल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है। 3 से 7 के बीच के हैं वो नॉन बेलेबल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है। और उसके बाद जो 7 से ऊपर के हैं वो सेशन ट्रायल कर सकता है। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में शुभम, ये मैं बोलना चाहता हूँ। उसके बाद और आखिर में जो मिसलिनियस है चैप्टर 10, उसमें बेटा अपील, रिवीजन, उनके बारे में प्रावधान किया हुआ है। एक पॉइंट और रहेगा इसमें, सेक्शन 94 की कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ, तो एक पॉइंट और बच गया कि जब कोई भी बच्चा कोर्ट में आएगा तो अगर वो बड़ा होगा उम्र का और वो बचना चाहता है तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं जुनाइल हूं।
अब उसके लिए कोर्ट क्या करेगी अदिति? जिस दिन पे उसने वो क्राइम कमिट किया है उस टाइम पे क्या एज था वो दिखती है वो। मतलब जुनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करेगा कि उसकी उम्र है क्या। तो कोई बच्चा क्लेम कर रहा है कि मैं बच्चा हूं, दूसरा मना कर रहा है, तो उसकी एज डिटर्मिनेशन का काम वो भी कोर्ट करेगी, बोर्ड करेगा, ये हमने बोला। और उसकी एज कैसे डिटरमाइन की जाएगी शुभम? मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट देख के वो बताएगा कि मैं बच्चा हूं? सर उसका आधार, इस समय जो मान्यता आधार वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग या जन्म प्रमाण का कुछ होगा तब। सर और बर्थ वो सर्टिफिकेट, पास जो वयस्कता है सर उसके अकॉर्डिंग जो मतलब उसके 18+ होगा तब या माइनस होगा तब है, जो उसका मुझे सेक्शन 3 सहायता में भी याद नहीं है, 3 में डिफाइन किया गया। प्रूफ क्या देगा? प्रूफ पूछ रहे हैं हम तो। रूप में सर ऋचा बताओ, आइडेंटिफाई जो ऋचा बताओ। सर बर्थ सर्टिफिकेट। और चलो आदिति, सेक्शन 94 में इसका तरीका बताया है। सबसे पहले शुभम, सबसे पहले अगर आप स्कूल गए हो तो स्कूल में एडमिशन जब आपने कराया उस रजिस्टर से आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूव किया जा सकता है। अगर स्कूल एडमिशन फॉर्म ना हो तो वहां से अगर आपने 10वीं करी है तो उसमें लिखा आउट होगा मार्कशीट, या कोई और एजुकेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। तो ये तरीका है शुभम, आपको सबसे पहले प्रूव करना है। स्कूल एडमिशन फॉर्म, रजिस्टर, या मैट्रिकुलेशन, या कोई और एजुकेशन में जहां पे आपका नाम लिखा हो, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। अगर ये ना है तो ऑप्शनल नहीं अदिति, ऑप्शनल नहीं है। अगर ये ना है तो फिर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कमेटी, वहां के द्वारा इशू किया गया डेट ऑफ बर्थ। अगर स्कूल एडमिशन रजिस्टर भी ना हो तो कमेटी वाला, म्युनिसिपैलिटी वाला, पंचायत वाला, और अगर वो भी ना है तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा उसकी मेडिकली एज को डिटरमाइन करने वाले टेस्ट की। तो एज को डिटरमाइन करने वाले टेस्ट को क्या बोलते हैं अदिति? सर कुछ एग्जामिनेशन होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे नाम नहीं पता है उसका। ऑस्टिफिकेशन टेस्ट, बोन टेस्ट बोल देते हैं उसको। ऑस्टिफिकेशन टेस्ट करवाया जाएगा, उससे फिर उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। तो खान जी मैं बोलना चाहता हूं, ऋचा जी मैं बोलना चाहता हूं, मोहम्मद जी मैं बोलना चाहता हूं कि पहले बोर्ड जब बच्चा लाया जाएगा तो वो ऑस्टिफिकेशन टेस्ट का ऑर्डर करेगा। क्या ये सही है अदिति? सर जितना मुझे पता है कि ऑस्टिफिकेशन टेस्ट बच्चों का नहीं बट 30 इयर्स मतलब थोड़े एज के बाद किया जाता है समथिंग। वो बाद में पता करना, जो मैंने सवाल पूछा वो उसका आंसर कर दो। सर पहले पंचायत, सॉरी सर, खान एक बार रुको बेटा। पहले बच्चे को लाया गया, जो कह रहा क्लेम कर रहा है जी मेरी उम्र कम है, उसको लाया गया। क्या कोर्ट पहले ऑस्टिफिकेशन टेस्ट का ऑर्डर कर सकती है अदिति? नहीं। या फिर पंचायत के डॉक्यूमेंट को कोई पेश करे तो उसको मान सकती है अदिति? मान सकती है आई गेस पंचायत का, अगर कुछ कब डॉक्यूमेंट्स। कब कब मान सकती है? सर जब आधार कार्ड या मतलब वो बर्थ सर्टिफिकेट ना मिले। आधार कार्ड का तो कहीं जिक्र ही ना हुआ। खान एक मिनट,
आधार कार्ड का तो कहीं जिक्र ही ना हुआ बेटा। आधार कार्ड से तो कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूव नहीं होनी। सर साहब बोलो। Sir, first he will give their academic certificate, matriculation certificate, or equivalent certificate. In the absence of That's that, it. सबसे पहले हमें चाहिए स्कूल का सर्टिफिकेट। कोई आधार वोटिंग कार्ड का जिक्र ना है इसमें शुभम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल एडमिशन रजिस्टर, देर आफ्टर उसी के अंदर है या मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट या कोई और अकेडमिकल मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। अगर वो ना है शुभम तो फिर पंचायत कमेटी या निगम म्युनिसिपैलिटी। अगर एकेडमिकल भी ना है और म्युनिसिपैलिटी पंचायत इनका भी ना है, देन देर आफ्टर लास्टली ऑस्टिफिकेशन टेस्ट। ये प्रेफरेंशियल वाइज है खान, जी वो सर। नहीं कि इनमें से कुछ भी, ऐसा नहीं कि इनमें से कुछ भी दिया हो ना। पहले एकेडमिकल, अगर वो ना है तो फिर पंचायत का, अगर दोनों ना है तब ऑस्टिफिकेशन टेस्ट। ये मैं बोलना चाहता हूं। अब ठीक है शुभम, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सर अब मैं एक बार बेटा आपको निशान लगवा देता हूं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक, बेरेक साथ है, और अगर बेरेक नहीं है तो अपना नंबरिंग नोट कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले डेफिनेशन क्लोज में हम निशान लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू है सबसे पहले अबेंडेड चाइल्ड की डेफिनेशन 1 नंबर पे लगा ले निशान। अदिति, शुभम, खान, मैंने लगा लिया जी सर। ठीक है। रिचा, मोहम्मद, सायक, संदीप, यस सर। चलिए उसके बाद अडॉप्शन की डेफिनेशन 2 नंबर पे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद 9 नंबर पे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। फिर उसके बाद 12 नंबर पे चाइल्ड की डेफिनेशन। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 13 नंबर चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। सर फिर उसके 12 नंबर बाद से पहले आपने क्या बोला था, एक बार प्लीज रिपीट कर लीजिए। चाइल्ड की डेफिनेशन। ओके सर। फिर 13 नंबर पे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। 14 नंबर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। सर चाइल्ड से पहले भी आपने कोई सेक्शन बोला था क्या? एडॉप्शन के बाद में चाइल्ड, इन दोनों के बीच में कुछ बोला था आपने, वो मुझसे मिस हो गया है। 9 नंबर पे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। ओके सर, ओके। फिर उसके बाद चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन 21 नंबर पे। सर फिर क्या उसके बोला बाद चाइल्ड के? 21 नंबर पे लगाओ डेफिनेशन का 21 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। 24 शुभम कॉर्पोरल पनिशमेंट। अगले सेशन में सुनूंगा, पूछूंगा मैं आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉर्पोरल पनिशमेंट शुभम। उसके बाद फिर आप लगाओ इसमें 33 हीनियस ऑफेंस अबव 7 ईयर। फिर उसके बाद 35 जुनाइल।
फिर उसके बाद आप लगाओ 42 ऑर्फिन, फिर 45 पेटी ऑफेंस बिलो 3 ईयर, फिर उसके बाद लगाओ सीरियस ऑफेंस 54 बिटवीन 3 to 5। और दूसरा कहां से आया अदिति? सर क्या? 54 नंबर पे, ए नंबर पे लिखा हुआ है बिटवीन 3 to 5, और बी नंबर पे जो लाइन आई वो कहां से आई? शिल्पा मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शाबाश, वेरी अटेंटिव, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद 57 स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, और उसके बाद 60 सरेंडर्ड चाइल्ड, और उसके बाद 61। ये डेफिनेशन में अगले सेशन में आपसे सुनूंगा। ठीक है खान जी? सर आपने सरेंडर चाइल्ड क्या बोला सर? सरेंडर चाइल्ड 60 और 61, ये मैंने बोला। ठीक है यहां तक? यस सर। उसके बाद एक मिनट को, जुनाइल जस्टिस बोर्ड कहां पे है सेक्शन अदिति? 4। देखिए, जुनाइल जस्टिस बोर्ड कहां पे है? 4। अब सुनिए आगे। तो सर उसके बाद अब हमने जुनाइल जस्टिस बोर्ड सेक्शन 4 कंपोजिशन क्यों बनता, कैसे कैसे बनता है अदिति? सर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जेएमएफसी होते हैं, उसके अलावा 2 सोशल वर्कर्स होते हैं। बहुत अच्छे। क्या कंपोजिशन है? 1+2, या तो एमएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें सीजीएम नहीं होना चाहिए, सीएमएम नहीं होना चाहिए।
और 2 सोशल वर्कर में 1 वुमेन होनी चाहिए, 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। ये बात इसमें कही गई। और अगर वो पहले या बनने के बाद चाइल्ड राइट का वायलेशन करे, किसी अपराध में कन्विक्ट हो जाए, नौकरी से डिसमिस किए गए हो, या चाइल्ड अब्यूज कर रहे हो, तो बन गए हैं तो उनको हटा देंगे, और नहीं बने तो उनको बनाएंगे नहीं। सेकंड 4। उसके बाद सेक्शन 7 इसका प्रोसीजर कि एक्यूज को चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को हम बोर्ड के सामने लाएंगे। बोर्ड नहीं है, बोर्ड मतलब 3 आदमी, अगर पूरा पैनल नहीं है तो 1 आदमी के सामने भी पेश किया जा सकता है। ये हम बोलना चाहते हैं। उसके बाद आगे चल के अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई एक्यूज लाया गया और वहां पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, तो वो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के बच्चे के साथ क्या उस ट्रायल को एंटरटेन करेगा, क्या उस एक्यूज को एंटरटेन करेगा अदिति? जहां जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है और बच्चे को, एक्यूज बच्चे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जो जेजे बोर्ड नहीं है, तो क्या करेगा? सर जेजे बोर्ड है कि नहीं? है, जेजे बोर्ड तो है, और बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तो है अदिति, और बच्चे को पेश किया गया संदीप के पास, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ना है, तो संदीप उसमें क्या ऑर्डर करेगा? कि जेजे बोर्ड के पास जाइए आप। हाँ, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 9 में, ये मैं बोलना चाहता हूं। अब एक और पॉइंट है का रिमेडी, कि क्या ऐसे बच्चे को बेल नॉन बेलेबल केस में मिल जाएगी? शुभम सर एक बार रिपीट कर दें सर। मैं बोल रहा हूं, क्या जो अपराधी बच्चा है जिसको हम चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बोल रहे हैं, जी अगर वो मर्डर करके जा रहा है तो क्या उसको बेल मिल जाएगी? सर बेल नहीं मिलेगी सर उसको, बल्कि सुधार कारागृह भेज दिया जाए, बेल नहीं दी जाएगी सर। क्यों? सर अगर वो मतलब मेजर नहीं है तो जुनाइल में अगर गया है तो जुनाइल पहले देखेगा, अगर उसके मतलब एक्टिविटीज को अगर होगा तो वो उसको भेज सकता है सर। सर सुधार गृह में तो जब भेजेंगे ना जब कोई उसका कन्विक्ट हो चुका हो, जब अभी तो चार्ज लगे हैं उसके ऊपर, एफआईआर हुई है बस। अब तो दे सकता है सर, हमें मतलब पूरा क्लियर होने के बाद हमने कहा है सर, वो तो दे सकता है बेल। मैं तो वर्ड ही नहीं बोल, मैं तो बेल बोल रहा है सिर्फ। बेल दे सकता है सर। मर्डर करा बच्चे ने तो क्या उसको बेल दी जा सकती है अदिति? दी जा सकती है। बेल दी जा सकती है सर। खान मना करिए, देखते हैं। मैं बोल रही हूँ कि दी जा सकती है। अच्छा, दी जा सकती है। क्यों? उसने तो मर्डर करा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नहीं सर, बट एक्ट में ऐसा लिखा है सेक्शन 12 में कि बेल दी जा सकती है, दैट्स व्हाई मैंने बोला, बाकी इसका फैक्ट मेरे पास नहीं है। नहीं, सही बोल रहा, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर बेटा जी। अगर पढ़ा है तो विश्वास रखो ना। सही सर बोला आपने। सर्दी इसलिए दी जा सकती है सर क्योंकि उसको सुधार करने का मौका दिया जा सकता है, आगे वो फर्स्ट हो सकता है नेचर। एक्सप्लेन तो बाद में करवाऊंगा मैं आपसे, अभी तो बस यस नो में करो जितना हो सके। तो सर बच्चे को कोई सा भी अपराध हो उसको बेल दी जा सकती है, चाहे बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो। नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है अदिति?
सर जिसमें आपको बेल नहीं मिल सकता है, लाइक मर्डर हो गया या क्या वारंटी सही कह रही है? क्या सही कह रहा है संदीप? अदिति सही कह रही है? क्या कह रहे हैं सर, रिपीट करना। चलो, खान क्या सही कह रही है अदिति? सर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को ही बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। लेकिन बेटा मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकती है? तो अदिति ने क्या नहीं। मिलती है अब मैं सर। पूछ रहा हूँ कि शुभम सर बोलो। अगर सर जब तक सर मिल प्रूफ जाती है सर, मोस्टली ये होता है कि नहीं मिलनी चाहिए, वो संज्ञेय अपराध में मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन मिल जाती है, लोगों को दे दिया जाता है, कोई ना कोई लगा के मिल जाती है सब में। ये नहीं कह सकते बेल नहीं मिल सकती, मिलती है सर। तो शुभम ये बीच में नहीं बोलना बेटा, कैमरा ऑन करो, हैंड रेज करो, मैं बोल चुका हूं बार बार आपको। अब खान का कैमरा ऑन है तो मैं उनके हिसाब से सवाल पूछता हूँ, अदिति का ऑन है उसके हिसाब से पूछता हूँ। संदीप जो है वैसे बीच में बोलता है, लेकिन जब सवाल पूछता हूँ, जब पूछता है सर सवाल एक बार रिपीट कर दो, तो क्या ध्यान है तुम्हारा? कैमरा ऑन रखो। सेम मैं बोल रहा हूँ शुभम, यस सर। आप भी कैमरा ऑन रखो, या अगर नहीं भी रख रहे तो अटेंटिव रहो, और जब सवाल पूछ रहा हूँ आप उसमें हैंड रेज कर सकते हो। बोलिए मोहम्मद जी। सर नॉन कॉग्निजेबल केस में सर डिस्क्रिशनरी पावर है सर कोर्ट की। नॉन कॉग्निजेबल तो बोल ही ना रहा, मैं तो नॉन अवेलेबल बोल रहा हूँ बार बार। सर सॉरी सर नॉन अवेलेबल में। हाँ अदिति, बेलेबल ऑफेंस में बेल जो है अपराधी को मैटर ऑफ राइट मिलेगी। जज उस केस में आपको बेल देने से, बेल का ऑर्डर करने से मना नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। परंतु नॉन बेलेबल ऑफेंस में का मतलब अदिति बेल नहीं मिलेगी, ये नहीं होता। नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं, ये मीनिंग नहीं है। नॉन बेलेबल का मतलब सिर्फ ये है कि उस केस में आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि सर मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता, तो मेरे को आप बेल दे दो। अब कोर्ट उसमें अपना दिमाग लगाएगी, केस को देखेगी, और अगर उसे लगता है अदिति कि बेल दे देनी चाहिए, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। अब समझ में आई अदिति जी? खान, शुभम, तो वहां पे कोर्ट की डिस्क्रिशन है, चाहे तो वो दे, चाहे तो ना दे। ये चाहे उसकी मर्जी है अदिति, पर मन मर्जी नहीं है। मर्जी है पर मन मर्जी नहीं है। क्या मतलब हुआ कि भाई मान लो कोई सिमिलर केस है, तो उसमें अदिति को तो मैं बेल दे दूं और मोहम्मद को ना दूं, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो पक्षपात हो गया। हाँ मेरी मर्जी है कि मैं मेरिट पे देख के अदिति का केस बनता है तो मैंने इसको नॉन बेलेबल में बेल दे दी, खान का नहीं बनता तो मैंने उनको नहीं दी मेरिट पे देख के। ये मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है? हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए, उसके बाद 12 मैंने बोला, उसके बाद 14 इंक्वायरी है बेटा। अगर किसी बच्चे को जे बोर्ड के सामने लाया जाएगा तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि भाई बच्चे ने अपराध किया है ना किया, या किस तरह का अपराध किया। वो इंक्वायरी वो
4+2 में कंप्लीट करेगा। 4 या 2 महीने और बढ़ा दे तो 6 महीने में। ठीक है दीदी, पहले 4 महीने दिया, 4 महीने में नहीं हुआ तो 2 महीने और दे दिया। सेम, परंतु एक बार यहां और निकल के आया शुभम, और वो है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। प्रिलिमिनरी असेसमेंट अगर कोई हीनियस ऑफेंस है तो फिर बोर्ड उसकी 3 महीने के अंदर ये असेसमेंट करेगा कि इसने हीनियस अपराध करा या ना करा। अगर पेटी ऑफेंस में 6 महीने में कुछ भी इंक्वायरी में नहीं निकला, मतलब कुछ ना मिला, तो वो पेटी केस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 14 एंड 15 ये पढ़ने हैं शुभम। उसके बाद फिर आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 27, एक बार निशान लगा लो पहले। 27 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसकी कंपोजिशन कितने व्यक्ति से बनती है, कितने आदमी होते हैं इसमें शुभम? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कितने आदमी होते हैं संदीप? सर 3। खान? बताइए। 5। 1+4, 1+4 ये हम बोलना चाहते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 1+4 की कंपोजिशन होती है, ये हम बोलना चाहते हैं। 27 शुभम। उसके बाद फिर आपका बात करेंगे रिहैबिलिटेशन की। तो आपने इसमें पढ़ के आना है अदिति, रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन 41, जितने भी एनजीओ है ना, ऑब्जर्वेशन होम, ओपन शेल्टर, स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर, चिल्ड्रन होम, स्पेशल होम, ये सारे कोई एनजीओ बनाता है या सरकार ने बनाई हुई है तो उनका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सारे पढ़ने हैं। इसमें मैंने बोला ओपन शेल्टर 43, निशान लगाओ। 44 फोस्टर केयर, निशान लगाओ। स्पॉन्सरशिप, निशान लगाओ। ऑब्जर्वेशन होम 47, स्पेशल होम 48, प्लेस ऑफ सेफ्टी 49, चिल्ड्रन होम 50, फिट फैकल्टी 51, फिट पर्सन 52। ये सारी संस्थाएं शुभम, ये सारे एनजीओ अलग अलग काम करते हैं शुभम। तो हमने पढ़ने हैं और ये बैठाना दिमाग में कौन सा एनजीओ क्या काम करता है। ठीक है यहां तक? उसके बाद अडॉप्शन, या इतना ही बहुत है आज के लिए शुभम? सर जी जैसा सर आपकी इच्छा सर, सही है सर, कोई इशू नहीं। नहीं, हमारा ये है
कि या तो जितना अभी हम निशान लगवा रहे हैं, मैंने इंट्रो बताया, अभी आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन बताया, अब हम इसमें निशान लगवा रहे हैं। अब आपने इसको बेटा पढ़ के आना है जितना पॉसिबल हो सके। अगर पढ़ के आएंगे तो समझ में आएगा। यहां पे हर सेक्शन को पढ़वाना संभव नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूं। या आप कोई तरीका सजेस्ट करें तो वो भी मेरे को बता सकते हैं। खान सर। कोई सजेशन नहीं देना है, आप जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाइए, कोई सजेशन नहीं है। अदिति। सर जैसा आपको ठीक लगे, बट जैसे सेक्शन अगर एक है, कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसका एसेंशियल आप बता दे 2-3 पॉइंट में, वो हम समझ ले तो वो भी सही हो सकता है मे बी। नहीं बेटा, मैं ये बोल रहा हूं, आज तो हमने इसका ओवरऑल बताने की कोशिश करी, अभी हमने पूरा सेक्शन का कुछ नहीं बताया। पर हम ये जो है अगली क्लास में, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ के आएंगे तो उसमें मेरे को बताने में आसानी होगी, और हो सकता है कि अगली क्लास में पूरा हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसका तो एक चांस है कि हो सकता है कि मैं अप्रैल में आपको लॉ पढ़ाऊं, तो अगर मेरे को वहां पे फ्री हैंड मिला तो मैं सारे बेर एक्ट आपको वहां पे माइनर एक्ट कराने की कोशिश करूंगा, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो और नहीं मिला तो भाई फिर धीरे धीरे करेंगे हम। शुभम, अगर मौका नहीं मिला हमें पढ़ाने का तो जैसे अब अभी हम कर रहे हैं वैसे करेंगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। कोशिश तो हम लोगों की यही रहेगी सर कि मिल जाए पढ़ाने को। हाँ हाँ, ये जरूर है कि ये एक्ट हमने शायद बड़े वाला सिर में चुन लिया, मेरा इंटेंशन नहीं था शुभम। हम पर एक्चुअली वो माइंड से भी कहीं ना कहीं रिमूव हो चुका है सर, तो जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा 2-3 साल पहले पढ़ा, तो कभी ओपन करके देखा नहीं चीजें, तो इसलिए दिमाग में उतने क्लियरली नहीं है। अब जैसे उसको मुझे पता था कि आप डीपी एक्ट पढ़ाएंगे, तो मैं पहले से रिवाइज कर रखा था ऑलरेडी मैं। नहीं, वो तो कोई बात नहीं। पर सर अगर आप मेरे को पहले इंटीमेट भी कर देते ना, मोटा मोटी तो जे मेरे को सुना, दूसरा तो कोई सुना ही नहीं मेरे को। अरे मेरे को, मैं तो हमेशा पहले जो सबसे आसान सब्जेक्ट है ना वो पढ़ाना शुरू करता हूँ, जो सबसे आसान है। नहीं सर, मुझे डीपी एक्ट में ये लगा कि सेक्शन 10 है और उसके में 2 अमेंडमेंट हुए थे 85 में, तो टोटल 13 सेक्शन है, तो वो इजिली एक दिन मतलब 1 डे वो फिनिश हो सकता था, इसलिए मैंने बोला शायद में भी। तो बेटा इसमें हम ये कर सकते हैं शुभम, इसमें हम ये कर सकते हैं कि अब अगली क्लास में हम, क्योंकि देखो ये तो है बड़ा एक्ट, ये तो अभी चल सकता है, अगली क्लास में मैं ये कर सकता हूं पहले कि जो कोई छोटा एक्ट है ना, जो अभी उनमें है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें हम पहले आधा घंटा एक कोई छोटा बेर एक्ट कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद जुनाइल जस्टिस एक्ट वो आगे चलता रहेगा धीरे धीरे। क्या ठीक है शुभम? जैसा सर आपको बेस्ट लगे सर। हाँ, ऐसे नहीं बोलना हर बात पे बेस्ट लगे, मेरे को कुछ बेस्ट नहीं लगेगा। सर हम हर तरफ से एग्री है, पढ़ना हमें है, हमें जब पढ़ लेंगे वो तो दिक्कत है। आप जितना बताएं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको ये ना लगे कि भाई इसमें टाइम लग रहा है तो हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा। तो मैं ये चाह रहा था, मेरे को अभी ये आइडिया आया कि एक जो छोटा एक्ट है जिसमें 5-7 सेक्शन है, मान लो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो उस एक्ट को मैं पहले शुरू में बोल के और आपको बता दूंगा, और ये जे एक्ट जो है ये थोड़ा कंटिन्यू चलता रहेगा धीरे धीरे। खान जी सर, अगर सारे लोग एग्री हो रहे हैं तो ठीक है। डीवी एक्ट पढ़ाने की बात हो रही है ना सर? नहीं, एक बार मेरे को डिसाइड कर दो, पहले बता दो कोई भी माइनर एक्ट है जिसमें 10-5 सेक्शन है, पहले वो अगली क्लास में, अगली क्लास मतलब अगली बार जो लॉ की क्लास आएगी उसमें आधा घंटे में हम कोई माइनर एक्ट करा देंगे, बहुत ही माइनर वाला,
और फिर ये जेजे एक्ट को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा था। आप रहने दीजिए, वरना मिसलेनियस हो जाएगा, क्योंकि आप फिर नेक्स्ट क्लास किसी और की लेंगे, एक जीएस वगैरह की ले लेंगे या स्टैटिक जीके की ले लेंगे, फिर उसमें लॉ भी चेंज हो जाएगा, तो बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए। बाकी अगर इन लोगों को सुटेबल लग रहा है तो फिर वही कर लीजिए। नहीं, फिर क्या कह मैनेज रहे हो आप खान, क्या कह रहे हो खान जी आप? सर मैं बोल रही थी कि जो जेजे एक्ट चल रहा है अभी उसको कंटिन्यू वही रखते हैं, क्योंकि आप चल, स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ाएंगे तो हम लोग को रिवीजन करने में सही रहेगा। फिर भी अगर सारे लोग मैनेज कर ले रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगी मैनेज करने की, अगर सारे लोग मैनेज कर पा रहे हैं तो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो अगले महीने जेजे की क्लास आएगी ना, हाँ हाँ सर, उसमें एक, मैं समझ रही हूँ कि उसमें आप पहले हाफ एन आवर कोई और सा लॉ डिस्कस करने की बात कर रहे हो, करेक्ट? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनीवे अभी मतलब मोटा मोटी ये कहना चाह रही है कि अभी जेजे एक्ट को ही कंटिन्यू रखें हम। यस सर। चलिए तो फिर ठीक है, ठीक है। तो सर उसके बाद जो अडॉप्शन का एक पॉइंट है 56, ये हमने पढ़ना है। इसमें मैंने इंट्रो बताया आपको कि भाई ये 3 प्रकार के बच्चों के बारे में है, और इसमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वो लागू नहीं होता। हिंदू कितने बच्चे अडॉप्शन कर सकते हैं सुबह अदिति? सर अगर एक फीमेल है तो वो शायद मतलब एक बच्चा ड्रॉप कर सकता है। 2 एक, बच्चे, 2 सर, शुभम 2, जो जी सर 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की कर सकता है सर। क्यों 2 लड़के नहीं कर सकते, पूछ रहा हूं मैं। सर 2 लड़के नहीं कर सकते सर, एक लड़का एक लड़की कर सकते हैं। मैं इतना नॉलेज में अब ये नहीं जानता सर क्यों, बट ये जानते 2 नहीं, लड़के। जानना भी चाहिए ना, पता लगना चाहिए ना बेटा, क्या है वहां तो लो पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा ना हाँ, क्वेश्चन में तो। पढ़ेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा मेरे दिमाग से मिस हो गया। लेकिन 2 बच्चे एक लड़का एक लड़की कर सकते हैं, उसमें भी बहुत वो है सर उनका। तो सर हिंदुओं में आप एक लड़का और एक लड़की का अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इकट्ठा 2 लड़की या इकट्ठा 2 लड़के या एक के बाद एक, मतलब 2 बच्चे 2 लड़के नहीं इकट्ठे, 2 लड़के आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक के बाद एक या इकट्ठे। 2 लड़की नहीं कर सकते इकट्ठे या एक के बाद एक। पर जेजे एक्ट में बोला गया है। फिर सुष्मिता सेन ने कितने बच्चे गोद ले रखे खान? सर मेरे हिसाब से 2 बेटियां ले रखी है उन्होंने, पहले एक बेटी थी, एक और, अब एक और ले लिया उसने, 3 है अब। 3 हो गई हैं। ओके, मुझे 2 तक पता था सर। तो वो उन्होंने कौन से एक्ट में ली? अगर मान ले 2 की भी मान ले तेरी बात खान, तो उन्होंने वो 2 लड़की कौन से एक्ट में ली? हिंदुओं में तो है नहीं ये, वहां तो एक ही लड़की ले सकते हो आप। जी जी सर उन्होंने तो किसी उन्होंने आर्टिकल की वजह से लिया था, आई थिंक सिंगल पेरेंट नहीं हो सकते, उसके अकॉर्डिंग कुछ था ऐसा। उन्होंने जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट किया है, कारा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने अडॉप्ट किया है। कारा गाइडलाइन में कहा गया है कि आप 3 बच्चे गोद ले सकते हो, अप टू 3, चाहे लड़का लो लड़की लो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है यहां तक? चलिए अब उसके बाद 56 के बाद 57 की अडॉप्शन के लिए आप में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अदिति? क्या आप साउंड माइंड होनी चाहिए? हाँ भाई हाँ। क्या आप गरीब होने चाहिए? हाँ भाई हाँ। अदिति हाँ। सर करीब, क्यों गरीब बच्चा अडॉप्शन नहीं कर अच्छा सकता? बच्चा, हाँ हाँ। गरीब होगा तो बच्चा क्यों गोद लेगा? उसके पास पैसे तो होने चाहिए, जब भी तो बच्चे का कुछ खिलाएगा पिलाएगा। कंफ्यूज करके रखा सर आपने, वही नहीं समझ। सर मैंने फाइनेंशियली साउंड पढ़ा था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे लगा शायद मैं ही कंफ्यूज हूँ। नहीं कंफ्यूज नहीं बेटा, ये हमारा स्टाइल है। ओके सर, वो तो मुझे समझ में आता, आप कंफ्यूज करके ही पूछते जब हैं। आपने बच्चे की बात की तो पहले पेरेंट्स में उसने मना किया, बच्चे के तो उसने कहा हाँ ले सकते हैं। हाँ तो भाई बच्चा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पढ़ा लिखा भी हो, मेंटल कंडीशन भी ठीक हो, घर की हालत भी ठीक हो, तभी तो हम देंगे। ठीक है,
हाँ, पर एक चीज इसमें अलग है बेटा कि आदमी मेल अगर वो सिंगल है गर्ल्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता ना सर? तो वो फीमेल को नहीं ले सकता, फिर हाँ सर, वो मैं पढ़ा था ये जो। फीमेल को नहीं ले सकता। सिंगल जो है वो फीमेल को नहीं ले सकता सर। सेम तो उसमें भी है ना सर, फॉर गर्ल्स भी तो ऐसा है सर कि अगर गर्ल सिंगल है विदाउट मैरिड है तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकती, ऐसा भी तो सर। नहीं, अब तो कर सकती है भाई। अच्छा, तो मैं उस टाइम जब मैं हिंदू लॉ पढ़ रहा था उसमें तो सर ऐसा था कि नहीं, वो तो अमेंडमेंट आ गया, अब तो कोई भी लेडी वहां पे अडॉप्ट कर सकती है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो चाहे विडो। हाँ, मैरिड है तो अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर उसके बाद फिर इसका अडॉप्शन का इफेक्ट 63, अडॉप्शन का क्या इफेक्ट होगा? ये सेम सेक्शन है अदिति, हिंदू अडॉप्शन के सेक्शन 12 से, दोनों सेक्शन सेम है। 63 रीड विद सेक्शन 12 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। उसके बाद इन्होंने 58 अडॉप्शन का तरीका बताया है, ये और पढ़ना है। ठीक है, कि भाई वो डीएम के पास जाएगा, मामला एप्लीकेशन लगाएगा, फिर डीएम के पास जाएगा, डीएम जो है 4 महीने में डिसाइड करेगा और 2 महीने में फिर वो कार्रवाई कंप्लीट होगी। तो टोटल 6 महीने में अडॉप्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर सर इसमें ऑफेंस का है 74 ऑनवर्ड। तो ऑफेंस में आपने क्या करना है अदिति, मोहम्मद, रिचा? ऑफेंस में आपने ये करना है बेटा, मार्जिनल नोट लिखो और नीचे उसकी पनिशमेंट लिख दो। सर नेट नहीं चल रहा है सर। कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, तो मैंने क्या कहा दी थी, ऑफेंस में सारे ऑफेंस का मार्जिनल नोट लिखना है। मार्जिनल नोट मतलब ऊपर की लाइन मोटे अक्षरों में जो है, और नीचे उसकी सिर्फ पनिशमेंट को लिख दो। ये पॉइंट समझ में आया शुभम? यस खान, सर। खान जी, इस पॉइंट समझ में आया मेरा? मुझे ये समझ नहीं आया। कि जो अपराध है ना उसकी पूरी डेफिनेशन मत लिखो, अपराध की जो टाइटल है ना वो लिख दो सिर्फ, और उसकी पनिशमेंट, दैट्स इट। ठीक है अदिति? जी सर। सर सेक्शन 74 की बात कर रहे हैं ना ये? 74 नहीं, पूरे 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 अपराधों में बेटा अच्छा आप लिखो, जैसे 74 है तो उसमें लिखो प्रोविजन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, बस ये लिखा और उसकी पनिशमेंट लिख दी। ऐसे ही पूरे अपराधों का टाइटल और पनिशमेंट, दैट्स इट। ओके अब समझ में आई? जी। 82 पूरा लिखना है, 82 पूरा समझना है। उसके बाद 94 मैंने समझाया अदिति, उम्र को कैसे डिटरमाइन करेंगे। शुभम, और उसके बाद 101 अपील और 102 रिवीजन, ये सारा आप पढ़ के आना है। ठीक है?
ठीक है, अब आपके पास अगली क्लास अगले महीने के शनिवार को होगी। आपके पास पूरा 1 महीना है इस एक्ट के जो सेक्शन मैंने निशान लगवाए उनको अच्छी तरह पढ़ने का। तो इनको सब पढ़ के आइए ताकि अगले महीने हम इस एक्ट को कम से कम 50% कर सकें। शुभम, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी करनी है, ये मैं बोलना चाहता। आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे। कोई शक? शुभम? थैंक यू सर। नहीं खान? सर। प्रणाम सर। अदिति? नहीं सर। थैंक यू सर। मोहम्मद? संदीप? ऋचा? सहायक? बेशक। और अगली क्लास हमारी करंट अफेयर की होगी ओके सर। अगले शनिवार 3 से 4:30। ठीक है सर। तो करंट अफेयर भी अपना अगले हफ्ते के लिए पढ़ के आना। जी। दैट्स इट। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे। प्रणाम सर। बोलो सहायक। सर अभी 6:30 वाला क्लास होगा 6 बजे से। हाँ 6 बजे वाला है, मेरे को जाने ओके दो सर। पहले फिलहाल। ओके सर, थैंक यू सर।